हम लोग इस वीडियो में अब चालू करेंगे हम लोग भूगोल। ठीक है, भूगोल भाग 1। इस पूरा भूगोल भाग 1 को हम लोग टोटल जो है वह 3 पार्ट में देखने वाले हैं। ठीक है, और जिसमें से फर्स्ट पार्ट में आपको 1 से लेकर 4 चैप्टर, सेकंड पार्ट में 5 से लेकर 7 चैप्टर, और फिर थर्ड पार्ट में आपको मिलेगा 8 से लेकर 10 चैप्टर। यानी भाग 1 में आपको कितना अध्याय है? टोटल आपका 10 अध्याय है। ठीक है, तो इसमें आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को इसमें दिया गया है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। सबसे पहला चैप्टर, इस पार्ट का नाम है मानव भूगोल। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। पाठ का नाम क्या है? तो मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट है जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी। ठीक है, तो जियोग्राफी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में हम लोग भूगोल कहते हैं। जियोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। ठीक है, तो ये जो ज्योग्राफी शब्द है वह किसने दिया है? सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी शब्द जो है वह किसने दिया? यानी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी शब्द, ठीक है, जियोग्राफी शब्द किसने दिया था? तो इरेटोस्थनीज। किसने? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को जो भूगोल का पिता भी कहा जाता है। भूगोल का पिता। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि ज्योग्राफी शब्द यानी जियोग्राफी जो शब्द है वो किसने दिया था? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद से आगे देखते हैं हम लोग मानव भूगोल का जनक। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? रैटजेल को कहा जाता है। तो आप ऐसे समझिए, भूगोल, भूगोल की दो शाखा, एक आपका प्राकृतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। तो इसमें हम लोग भगवान में क्या पढ़ेंगे? मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल का पिता जो है किसे कहा जाता है? रैटजेल को कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? रैटजेल को। रैटजेल को। ठीक है, अगर पूरा भूगोल का पिता कहेगा, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो फिर अब कहेगा इरेटोस्थनीज को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि रैटजेल ने अपनी किताब एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव भूगोल का वर्णन किए थे। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी का लेखक कौन है? रैटजेल। रैटजेल। ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी जो किताब है इसका लेखक कौन है? तो रैटजेल है। कौन है? रैटजेल। ठीक है, या फिर रैटजेल ने अपनी किस किताब में जो मानव भूगोल का वर्णन किया? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल की परिभाषा यानी मानव भूगोल कहते किसे हैं? सबसे पहले तो आपका निकला कि मानव भूगोल का पिता। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो रैटजेल को कहा जाता है। याद रखिएगा, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? रैटजेल को कहा जाता है। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग मानव भूगोल का परिभाषा देखते हैं। तो रैटजेल के अनुसार सबसे पहले परिभाषा कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी रैटजेल ने क्या परिभाषा दिया था? रैटजेल ने कहा था कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का कैसा अध्ययन है? तो कहिएगा संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, उसके बाद से अगला पॉइंट है एलन सी सैंपल। तो एलन सी सैंपल ने मानव भूगोल की परिभाषा क्या दिया था? तो देखो, एलन सी सैंपल ने मानव भूगोल की परिभाषा में कहा था कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले रैटजेल के बारे में हम लोग क्या देखें? तो रैटजेल ने परिभाषा दिया कि मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है।
ठीक है। अगर संश्लेषित अध्ययन अगर ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेगा तो ये परिभाषा किसने दिया, रेटजेल। ठीक है। अगर कहेगा कि मानव भूगोल और स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, तो जो परिवर्तनशील संबंध मिलेगा अगर ऐसे कॉन्सेप्ट होगा तो इसका सैंपल, आप ऐसे शॉर्ट में सैंपल याद रखिएगा। ठीक है, कुमारी सैंपल या पैसे सैंपल भी दे सकता है। तो अभी तक हमने इतना कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। सबसे पहले आपको बताया क्या, तो ज्योग्राफी शब्द। ठीक है, जियोग्राफी शब्द किसने दिया, तो इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज। ज्योग्राफी को दो भागों में, एक आपका मानव भूगोल होता है। तो मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, मानव भूगोल का पिता जो है वह रेटजेल को कहा जाता है। किसको, रेटजेल को। रेटजेल ने किस किताब में अपना मानव भूगोल का वर्णन किया है, तो आपको बताया क्या, एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए फिर आपको बताएं मानव भूगोल की परिभाषा। रेटजेल ने परिभाषा क्या दिया था, तो मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अब वही चीज हम लोग देखते हैं एलन सी सैंपल। तो एलन सी सैंपल ने परिभाषा दी थी कि मानव भूगोल और स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का परिवर्तनशील संबंधों का। ठीक है, उसमें क्या था, तो संश्लेषित। रेटजेल जो परिभाषा दी थी उसमें संश्लेषित अध्ययन। ठीक है, और जो सैंपल जो परिभाषा दी है सैंपल, तो सैंपल की परिभाषा में क्या है, परिवर्तनशील अध्ययन। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ किताब का नाम दिया है, इस किताब को नाम देखिएगा। सबसे पहले कास्मस। तो कास्मस पुस्तक का लेखक कौन थे, हमबोल्ट। ठीक है, कास्मस किताब के लेखक कौन थे, तो हमबोल्ट थे, हमबोल्ट। उसके बाद से जियोग्राफिया जनरलिस, तो वारेनियस। दो किताबें, कॉस्मस, हमबोल्ट, जियोग्राफिया जनरलिस, वारेनियस। एंथ्रोपोजियोग्राफी, तो रेटजेल। ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी का लेखक रेटजेल। तो ये आपका तीनों किताब का नाम है, तीनों किताब के नाम याद रखिएगा। चलिए अब सबसे मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मानव भूगोल की तीन अवधारणा कौन कौन, तो पहले याद कीजिएगा निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद। तो मानव भूगोल की कितनी अवधारणा, तीन अवधारणा। तो सबसे पहले हम समर्थक में देखेंगे निश्चयवाद। निश्चयवाद अवधारणा का जो है किसने दिया था, तो याद रखिएगा रेटजेल एवं हमबोल्ट। किसने दिया था, रेटजेल एवं हमबोल्ट। संभववाद अवधारणा किसने दिया था, तो ब्लास। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा कि संभववाद शब्द किसने दिया था, तो फैब्रे या फिर लुसियन फैब्रे पूरा नाम दे सकता है आपसे। ठीक है, नव निश्चयवाद की अवधारणा किसकी देना है, तो ग्रिफिथ टेलर। नव निश्चयवाद की अवधारणा किसकी देना है, तो ग्रिफिथ टेलर। अब यहाँ पे हम लोग कुछ घटक देखते हैं, जैसे में निश्चयवाद में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, प्राकृतिक घटक को। ठीक है ना, और संभववाद में मानवीय घटक को। इसको याद रखिएगा। यानी सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछे संभववाद का विचारधारा कौन थे, तो ब्लास, या फिर संभववाद विचारधारा किसकी देन है, तो ब्लास की। संभववाद शब्द जो है वह किसने प्रयोग किया था, तो फैब्रे। फैब्रे का संबंध किससे, तो संभववाद से है, संभववाद। अब नव निश्चयवाद विचारधारा का जो है वो प्रवर्तक कौन थे, तो ग्रिफिथ टेलर। उसके बाद से क्वेश्चन पूछा निश्चयवाद में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, तो प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। और उसके बाद संभववाद में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, तो मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए अब यहाँ पे अन्य नाम में देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन आप देख लीजिएगा कि जैसे में नव निश्चयवाद के नाम है मानव का प्रकृतिकरण। क्या नाम है, मानव का प्रकृतिकरण। और संभववाद का नाम है प्रकृति का मानवीकरण। और नव निश्चयवाद का नाम है रुको और जाओ। ठीक है, यहाँ पे संकल्पना देखिएगा, संकल्पना कि मानव प्रकृति का दास है। निश्चयवाद में एक आपका संकल्पना है कि मानव प्रकृति का दास है, और संभववाद में कि पृथ्वी मानव का दास है, अपोजिट। क्योंकि इसमें क्या है, तो मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया,
यानी संभववाद में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया। यानी समझो कि मानव के नीचे कौन है, तो पृथ्वी है, यानी यहाँ पे मानव क्या शक्तिशाली है। और इसमें देखिएगा तो प्राकृतिक घटक महत्वपूर्ण है निश्चयवाद में, यानी यहाँ पे मानव जो है नीचे किसके, तो प्रकृति के। तो ऐसे आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्षेत्र और उप क्षेत्र। तो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो याद रखिएगा राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत निर्वाचन और सैन्य। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, निर्वाचन एवं सैन्य। आर्थिक भूगोल में आ जाएंगे आपका कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, विपणन, संसाधन। यानी देखो सबसे पहले कृषि हो गया, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, विपणन, संसाधन, ये सब किसके अंतर्गत आ गया, तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आ गया। क्लियर हो गया होगा। राजनीतिक भूगोल में क्या आया, तो निर्वाचन, सैन्य, आर्थिक में कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, विपणन, संसाधन। और सामाजिक में याद रखिए, सामाजिक में चिकित्सा, ऐतिहासिक, लिंग, संस्कृति, के सब सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आएंगे। चलिए इसके बाद से हम लोग देखते हैं उपागम, ठीक है ना, मानव भूगोल के उपागम। तो अगर पूछेगा कि स्थानिक संगठन जो है इसका समय कितना है, तो 1950 से 1960, इसको याद रखिएगा। उसके बाद से 1990 का पूछेगा तो 1990 का याद रखिएगा। भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, यानी उत्तर आधुनिकवाद कहेगा, उत्तर आधुनिकवाद का समय कहेगा तो 1990 का दशक, 1990 का दशक। अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपका देगा स्थानिक संगठन, तो इसका जो हो जाएगा क्या, 1950 से 1960 का दशक, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो दिया गया, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो आपको क्या बताएं, सबसे पहले बताएं कि अगर पूछेगा कि अगर संश्लेषित अध्ययन कहेगा तो इसको जो परिभाषा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेटजेल। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में अगर आपसे परिवर्तनशील पूछ रहा है, परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सैंपल, ठीक है। संश्लेषित पूछा रेटजेल, परिवर्तनशील पूछेगा तो सैंपल, दोनों कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। तो बताइए मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, तो इसका परिभाषा किसने दिया था, तो कुमारी सैंपल, इन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है। तो जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है, वारेनियस। आपको बताए 3 पुस्तक का नाम। सबसे पहले कास्मस पुस्तक को जो किसने लिखा था, तो आपको बताया हमबोल्ट। उसके बाद से आपको फिर जियोग्राफिया जनरलिस, जियोग्राफिया जनरलिस पुस्तक को किसने लिखा था, तो वारेनियस। और एक आप याद रखिएगा एंथ्रोपोजियोग्राफी तो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक को किसने लिखा था, तो रेटजेल ने। किसने, रेटजेल ने। तो तीनों पुस्तक को आप याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है, रेटजेल को। अगर वही क्वेश्चन कहता है कि ज्योग्राफी शब्द किसने दिया, तो ज्योग्राफी शब्द किसने दिया, तो इरेटोस्थनीज। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो रेटजेल को। देखो संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया, तो आपको 2-3 अवधारणा बताए। सबसे पहले एक आपका निश्चयवाद, फिर आपका
संभववाद। तो निश्चयवाद में जो आपका देखे हम लोग कि प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया, या फिर कह सकते हैं पृथ्वी को। संभववाद में किसको? तो मानव को। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? तो संभववाद में जो है वो किसको? तो आप कहिएगा मानवीय घटक को। इन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानवीय घटक। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी का लेखक है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा एंथ्रोपोजियोग्राफी का लेखक जो है रैटजेल है। कास्मस पूछता, कास्मस का लेखक हम्बोल्ट। कौन? हम्बोल्ट। जियोग्राफिया जनरलिस, जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक आएगा। तो फिर आपका क्या हो जाएंगे? तो आपका वारेनियस, वारेनियस। अगर एंथ्रोपोजियोग्राफी पूछ रहा है तो एंथ्रोपोजियोग्राफी का लेखक कौन आ जाएंगे? याद रखिएगा रैटजेल, ऑप्शन नंबर डी। रैटजेल ने मानव भूगोल का वर्णन किसमें किया? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी। एक किताब किसका है? तो रैटजेल का है। किसका है? रैटजेल का। कॉस्मोस पूछेगा तो क्या हो जाएगा? हम्बोल्ट हो जाएगा। मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो आपको दोनों चीज बताए ना, संश्लेषित। तो संश्लेषित करेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा रैटजेल। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि अगर आपका परिवर्तनशील संबंध कहेगा, परिवर्तनशील, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सैंपल हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा? सैंपल। सील और सैंपल याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे कि निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक कौन थे? तो निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक कौन थे? रैटजेल तथा हम्बोल्ट। यानी अगर निश्चयवाद का कहेगा तो रैटजेल और हम्बोल्ट। अगर आपसे क्वेश्चन संभववाद का कहे तो संभववाद का कहेगा तो याद रखिएगा आपका संभववाद के कौन? विडाल डिला ब्लास। उसके बाद से अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन नौ निश्चयवाद का कहेगा, नौ निश्चयवाद, तो इसका आपका टेलर या फिर ग्रिफिथ टेलर आप कह सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। 8 नंबर क्वेश्चन फाइनल हो गया। 9 नंबर है कि संभववाद विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो संभववाद के कौन थे? विडाल डिला ब्लास, ऑप्शन नंबर बी। निश्चयवाद का होता तो निश्चयवाद का रैटजेल एम हम्बोल्ट, नौ निश्चयवाद को कहता तो टेलर, संभववाद का ब्लास। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो आपको बताए थे संभववाद अवधारणा कहेगा तब आपका हो जाएगा ब्लास, लेकिन शब्द का प्रयोग कहेगा तो क्या हो जाएगा? लुसियन फेवरे, ऑप्शन नंबर सी फेवरे। या फिर फेवरे का संबंध किससे? तो संभववाद से है। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को? तो संभववाद की अवधारणा में मानवीय घटक को। अगर वही निश्चयवाद कहता, निश्चयवाद में जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा? तो निश्चयवाद में आपका जो हो जाएगा वो प्राकृतिक घटक हो जाएगा। ठीक है, निश्चयवाद में क्या होगा? प्राकृतिक घटक। ठीक है। चलिए 12 नंबर है कि नियतिवाद की अवधारणा या संकल्पना में किस घटक को? तो प्राकृतिक। ठीक है, तो निश्चयवाद, निश्चयवाद में आपका क्या मिला? तो प्राकृतिक। संभववाद, संभववाद में क्या मिला? तो मानवीय। संभववाद शब्द किसने दिया? तो फेवरे, फेवरे। इसका समर्थक कौन थे? तो ब्लास थे। अगर नौ निश्चयवाद को, नौ निश्चयवाद का समर्थक आएगा तो इसका समर्थक कौन थे? तो टेलर। कौन थे? टेलर। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मानव भूगोल का उपागम नहीं है तो मात्रात्मक क्रांति। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। यानी जो मात्रात्मक क्रांति है ना ये आपका भौतिक भूगोल से संबंधित है। किस भूगोल से? भौतिक भूगोल से संबंधित है। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन भी दे रहा है, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है तो भौतिक भूगोल से। ठीक है ना, किस भूगोल से? भौतिक भूगोल से।
15 नंबर क्वेश्चन है स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। तो आपको स्थानिक संगठन क्या बताया 1950 से 60। ये जो 1990 जो है ना 1990 का दशक, ये आपको उत्तर आधुनिकवाद में ध्यान रखिएगा, उत्तर आधुनिकवाद। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने? ग्रिफिथ टेलर। अगर वही संभववाद कहा था, संभववाद, तो इसका क्या हो जाता? ब्लास। क्या हो जाता? ब्लास। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित है? मानव के मूलभूत आवश्यकता से कौन? तो कृषि यानी रोटी, गृह मकान यानी मकान, वस्त्र उद्योग यानी कपड़ा। तो इस सभी हो जाएगा। ठीक है ना, उपयुक्त सभी। यानी मानव के मूल आवश्यकता से संबंधित कौन है? तो उपयुक्त सभी। 18 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? तो सामाजिक भूगोल की उपशाखा क्या हो जाएगा? सबसे पहले चिकित्सा, सैन्य, संसाधन। तो सैन्य तो मान लेते हैं ये आपका राजनीतिक में चला गया। संसाधन रहेगा हम लोग के पास तो आर्थिक, यानी ये आपका आर्थिक हो गया, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आ गया। और ये जो चिकित्सा है ना, चिकित्सा ये आपके किस में हो गया? तो सामाजिक में हो गया। किस में हो गया? सामाजिक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? यानी सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो लिंग भी है, सांस्कृतिक, सैन्य। ठीक है, तो आप सैन्य देखिएगा ना, सैन्य, तो सैन्य जो है वो आपको किस में आ जाएगा? निर्वाचन में आ जाएगा। सैन्य किस में आएगा? निर्वाचन में। तो सैन्य भूगोल नहीं है क्योंकि सैन्य जो क्या है वो निर्वाचन है। फेवरे संबंधित है। आपको बताया कि फेवरे जो है वो संभववाद शब्द दिए थे। कौन? फेवरे। ठीक है, तो फेवरे जो है किससे संबंधित हो जाएंगे? संभववाद से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? यानी आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल है, औद्योगिक भी आर्थिक है, पर्यटन भी है, सैन्य। सैन्य जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो आपका राजनीतिक हो जाएगा। सैन्य किस में आएगा? तो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाईस नंबर है कि किस विचारधारा को रुको और जाओ विचारधारा कहा गया? रुको और जाओ विचारधारा किसे कहा गया? तो नौ निश्चयवाद को। ठीक है, एक चीज आप याद रखिएगा, ऐसे आपको हम समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले निश्चयवाद। निश्चयवाद को क्या कहा गया? तो याद रखिएगा, निश्चयवाद को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको मानव का प्रकृतिकरण। फिर आप याद रखिएगा संभववाद। तो संभववाद को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकृति का मानवीकरण। उसके बाद याद रखिएगा नौ निश्चयवाद। नौ निश्चयवाद में याद रखिएगा रुको और जाओ, रुको और जाओ। ठीक है, तो अब इसको आप ध्यान रखिएगा, तो इसी से आपका क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। ठीक है, तेईस नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो समुद्री विज्ञान। ठीक है ना, ये जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक हम्बोल्ट द्वारा लिखा गया था? तो आपको बताया कि हम्बोल्ट द्वारा जो है, हम्बोल्ट द्वारा कौन सा? तो कासमस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कासमस। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो सांस्कृतिक भी है, चिकित्सा भी है, और कृषि भूगोल जो है ना, कृषि भूगोल इस सांस्कृतिक सामाजिक के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आपका आर्थिक के अंतर्गत आता है, कृषि भूगोल। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर
कि 1990 का दशक भूगोल की किस उपागम को ले जाना है, तो उत्तर आधुनिकतावाद के लिए। आपके 1950 से 60 बोले याद रखने के लिए। 1950 से 60 आपका स्थानिक याद रखिएगा, और 1990 जो है आप उत्तर आधुनिकवाद याद रखिएगा, उत्तर आधुनिकवाद। क्लियर? चलिए ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं दूसरा चैप्टर। इसमें जो है हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर का नाम पहले देखिएगा। इस चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ठीक है, यानी भाग वन का आपका दूसरा चैप्टर हो जाएगा। इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो चीन है। फिर 2 नंबर पे भारत, इन पहला स्थान चीन का, दूसरा भारत का, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है, तो 60% जो जनसंख्या है वो आपका एशिया में निवास करती है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो 1 नंबर पे एशिया, 2 नंबर पे अफ्रीका। यानी देश कहेगा, यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कहेगा, तो देश कहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका चीन, भारत, अमेरिका। अगर वही महादेश कहेगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश, आपका क्या हो जाएगा? एशिया, अफ्रीका। ठीक है, तो 1 पर एशिया, 2 पर अफ्रीका। अगर जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा अगर सबसे बड़ा महादेश कहेगा तो क्या हो जाएगा? अफ्रीका। पहला कहेगा तो एशिया हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहे कि अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महादेश। तो अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महादेश कौन है? तो अफ्रीका है। दोनों क्लियर हो गया होगा। अगर जनसंख्या वाला पूछेगा, अधिक जनसंख्या वाला महादेश, तो अधिक जनसंख्या वाला एशिया। एशिया में लगभग 60% जनसंख्या रहती है। अगर मान लेते हैं कि अगर आपका वृद्धि वाला देश कहेगा, महादेश कहेगा, सॉरी, वृद्धि वाला महादेश कहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला देश, देश कहेगा तो यमन। ठीक है, देश कहेगा तो क्या हो जाएगा? यमन हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। महादेश देश अलग अलग होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये अधिक जनसंख्या वाला महादेश अफ्रीका, सॉरी, अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महादेश अफ्रीका, उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला देश यमन, और निम्न जनसंख्या वृद्धि वाला देश कहेगा तो लैटविया। अब निम्न जनसंख्या वृद्धि वाला देश कहने का मतलब है कि बढ़ने के बदले क्या हो रहा है? वो घट रहा है। तो इसमें आप कैसे हो जाएगा? तो लैटविया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैटविया। ये क्लियर हो गया। यानी इसमें एक बार फिर हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि सबसे अधिक जनसंख्या किस देश का है? तो सबसे अधिक जनसंख्या चीन का है, फिर भारत का, फिर अमेरिका का। अगर वहीं सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कहता, तो महादेश में आपका 1 पर एशिया, 2 पर अफ्रीका। ठीक है, एशिया, अफ्रीका। अब इसमें एक चीज आपको हम बता दें कि जो एशिया है, एशिया में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, फिर उसके बाद से आपको हम क्या बताएं कि वृद्धि वाला। ठीक है, अब वृद्धि की बात करें तो अगर वृद्धि कहेगा कि किस महादेश की वृद्धि अधिक है, तो अफ्रीका की। तो अफ्रीका क्या हो गया? तो अफ्रीका आपका महादेश हो गया। ठीक है, अगर वृद्धि अगर पूछेगा देश के हिसाब से पूछेगा, तो सबसे अधिक वृद्धि जो आपका यमन देश का है। ठीक है, किस देश का? यमन देश का है। अच्छा, अगर सबसे कम कहेगा कि बढ़ने के बदले घट रही है, तो आपका लैटविया का हो जाएगा। किसका? लैटविया का। क्लियर? आगे चलते हैं। ये वाला क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे कुछ विश्व की जनसंख्या है, उसको दर्शाया है कि विश्व की जनसंख्या कब कितना था। तो इसमें कम से कम आप 2011 याद रखिए कि विश्व की जनसंख्या 2011 के अनुसार जो है आपका 7 अरब। विश्व की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितना था? तो 7 अरब। ठीक है, उसके बाद से 1999 में बात किया जाए कि विश्व की जनसंख्या, तो इसमें याद रखिएगा 6 अरब। 1999 में 6 अरब, 2011 में 7 अरब। ठीक है, 1987 में 5 अरब, 1975 में 4 अरब। ठीक है,
तो पूरा याद रहेगा। यानी फिर से 2011 में विश्व की जनसंख्या 7 अरब, 1999 विश्व की जनसंख्या 6 अरब। क्वेश्चन अब पूछे कि 6 अरब विश्व की जनसंख्या कब हुआ, तो 1999 में। 7 अरब कब हुआ, तो 2011 में। यहां से एक जननांकीय संक्रमण सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो सबसे पहले यहां से एक दो पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कहेगा कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा नोएस्टीन ने दिया था। अब जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्था है। कितनी अवस्था है, 3। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की कितनी अवस्था है, तो 3 अवस्था है। सबसे पहला आपका अवस्था हो जाएगा प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, ठीक है। तो प्रथम अवस्था का हम लोग कॉन्सेप्ट अब समझेंगे कि प्रथम अवस्था में क्या था। तो प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर ये दोनों क्या थे, उच्च थे। क्या थे, उच्च। तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रथम अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर क्या थे, उच्च थे। उसके बाद अगर हम लोग तृतीय अवस्था की बात करेंगे तो इसका ऑपोजिट लाइएगा। तृतीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर ये दोनों जो थे वह क्या थे, तो निम्न थे। क्या थे, निम्न थे, ठीक है ना। इसमें आपका तृतीय अवस्था में कौन सा देश आता है, तृतीय अवस्था में आपका जापान आता है। कौन सा, जापान। यानी जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अंतिम अवस्था में कौन सा देश है, तो आपका जापान है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सब रहा द्वितीय अवस्था। तो द्वितीय अवस्था में क्या था, तो इसको भी समझिएगा कि द्वितीय अवस्था में जन्म दर, ठीक है। तो जन्म दर जो था वह उच्च था, लेकिन थोड़ा सा हरित क्रांति आने के बाद या फिर लोग की जो है वह चिकित्सा में थोड़ा सा सुविधा मिलने के बाद जो मृत्यु दर हो गया ना, वो क्या हो गया, तो यार निम्न हो गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। प्रथम अवस्था में क्या था, तो प्रथम अवस्था में आप क्या पढ़े कि जन्म दर मृत्यु दर उच्च था। तृतीय अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर निम्न था। तृतीय अवस्था में जापान आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहां से अब हम लोग समझते हैं सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। तो देखो, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कहने का मतलब है कि जहां पे जनसंख्या क्या है, वो अधिक है, घनी है। जनसंख्या क्या है, घनी है। तो सघन कहने का मतलब वही हुआ है। तो सघन क्षेत्र में कौन कौन है, तो आप याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम यूरोप और उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आपको याद रखना है। कौन कौन, दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिम यूरोप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आप सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड मॉडल की बात करें तो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया रहेगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। फिर पश्चिम यूरोप सघन जनसंख्या वाला, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका सघन। इसके अलावा जो ऑप्शन में आपको दिखेगा ये सब आपका विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र होगा, ठीक है। कैसा, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पे जनसंख्या वितरण को या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएगा, स्थलाकृति या फिर ऑप्शन में भू आकृति भी दे सकता है। जैसे में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कहने का मतलब है कि किस कारण से जनसंख्या अधिक कम होता है, तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएगा, स्थलाकृति। दूसरा कथन है कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। लोगों की संख्या जो है खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध दोनों द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। ये किसने कहा था, थॉमस माल्थन। किसने कहा था, थॉमस माल्थन, ठीक है। उसके बाद अगला कि एशिया में बहुत अधिक स्थान पे कम लोग और कम स्थान पे बहुत अधिक लोग रहते हैं। किसका कथन है, तो जॉर्ज बी क्रेसी का कथन है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जननांकीय संक्रमण किसने दिया था, तो नोएस्टीन।
ठीक है। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की कितनी अवस्था? 3 अवस्था। पहला में आपको बताया कि जन्म दर मृत्यु दर उच्च होते हैं, तीसरा में जन्म दर मृत्यु दर निम्न होते हैं, और तीसरा यानी अंतिम में आपका जापान देश आता है। इसको ध्यान रखिएगा, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत नोएस्टिन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कहने का मतलब है कि जहाँ पे जनसंख्या अधिक है। तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र हम लोग क्या क्या पढ़े? दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप और उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? देखो जनसंख्या का होता ना, जनसंख्या का होता या जनसंख्या घनत्व का होता तो ये आपका एशिया हो जाता। क्या हो जाता? एशिया। लेकिन जब जनसंख्या वृद्धि कहेगा ना, जनसंख्या वृद्धि, तो क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। जनसंख्या वृद्धि किसका अधिक है? तो अफ्रीका का अधिक है। अगर जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या का होता तो एशिया हो जाता। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो स्थलाकृति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थलाकृति। किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई? तो 6 अरब कहेगा तो 1999। अगर 7 अरब देगा ऑप्शन क्वेश्चन में तो 2011। ठीक है ना, तो 6 अरब किस वर्ष हुआ? तो 1999 में। निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं? देखो यानी यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि विरल वाला नहीं है। विरल नहीं है तो फिर क्या है? सघन है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है अर्थात सघन है। ठीक है ना, तो सघन कौन है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया है, पश्चिमी यूरोप है, ठीक है, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये सब आपका सघन में आते हैं। विश्व में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है। 2 पर आपका भारत आता है, 3 पे अमेरिका आता है। कौन सा उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला है? तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन है? यमन। अगर निम्न कहता तो क्या हो जाता? लैटविया हो जाता। यानी बढ़ने के बाद देश की जनसंख्या क्या हो रहा है? घट रहा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व में किस महादेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आपको क्या बताया कि विश्व में किस महादेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो घनत्व मतलब जनसंख्या या फिर जनसंख्या घनत्व कहेगा तो क्या हो जाएगा? एशिया। अगर वहीं आपका जनसंख्या वृद्धि कहेगा तो क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। ठीक है, तो 9 नंबर में क्या हो जाएगा? घनत्व एशिया का। ठीक है, वर्ष 2011 तक विश्व की जनसंख्या कितनी थी? याद रखिए, वर्ष 2011 तक विश्व की जनसंख्या 7 अरब। कितनी? 7 अरब। चलो 11 नंबर क्वेश्चन है किस देश की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है? तो 1 पर आपका चीन, 2 पर भारत, 3 पर अमेरिका। चीन दिया नहीं ऑप्शन में, भारत नहीं दिया, तो अमेरिका क्या हो जाएगा? सबसे अधिक हो जाएगा अमेरिका का। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा देश जननांगीय संक्रमण के अंतिम यानी तृतीय अवस्था में? तो जापान। तृतीय अवस्था में कौन सा है? जापान है। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पे अधिक लोग। ठीक है ना, ये जो है वो कथन है वो किसका है? तो याद रखिए कथन जो है किसका है? तो जॉर्ज बी क्रेसी का है। एशिया में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। जननांगीय संक्रमण में अगर यहाँ पे प्रथम अवस्था कहेगा कि प्रथम अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर क्या होता है? तो प्रथम अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर उच्च होता है। अगर इसमें तृतीय अवस्था दे देगा क्वेश्चन में तो तृतीय अवस्था में क्या होता है? तो वह निम्न होता है। आप याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है। तो देखो जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या होता है? कुल जनसंख्या
बटा उस क्षेत्र की कुल क्षेत्रफल। तो जनसंख्या घनत्व का संबंध किससे? जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। यानी दक्षिण पूर्वी एशिया कहने का मतलब जो है वो आपका अधिक जनसंख्या, ठीक है ना। ये आपका दक्षिण पूर्वी एशिया कहने का मतलब क्या? सघन क्षेत्र। तो सघन क्षेत्र जो है कहाँ हो सकता है? तो सघन जो क्षेत्र है वह कहाँ हो सकता है? तो नदी घाटी के उच्च भागों में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? तो किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? तो आपको बताए हैं लैटविया, ठीक है। यानी इसका कह सकते हैं लैटविया का जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? वो आपका निम्न है। उच्च अगर पूछेगा देश में तो उच्च क्या हो जाएगा? यमन। अगर महादेश अगर जनसंख्या वृद्धि दर पूछे तो अफ्रीका। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, किसने अपने सिद्धांतों में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है? तो थॉमस माल्थन, ठीक है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म दर मृत्यु दोनों उच्च होता है? तो प्रथम अवस्था में उच्च होता है और तृतीय अवस्था में क्या होता है? तृतीय अवस्था में जो आपका निम्न होता है। विश्व के कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? तो 60%, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में? तो जननांकीय संक्रमण के प्रथम अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होता है? वो उच्च होता है। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ये प्रथम अवस्था में। अगर अंतिम अवस्था तृतीय अवस्था का था तो तृतीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर ये दोनों क्या हो जाएगा? तो आपका निम्न हो जाएगा, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन है? तो पहला अगर कहेगा पहला तो आपका क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। और दूसरा की बात करें तो दूसरा कौन हो जाएगा? तो दूसरा जो आपका हो जाएगा वो अफ्रीका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या? आपको बता दिए हम, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, इस सब में आपका क्या होता है? जनसंख्या वो सघन होता है। बाकी जो भी देगा उसमें क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला देश है? तो यमन, ठीक है। अगर निम्न कहेगा तो लैटविया, निम्न कहेगा तो क्या हो जाएगा? लैटविया। निम्नलिखित में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? पश्चिमी यूरोप। यहाँ पे आप देख रहे हैं पश्चिमी यूरोप। अगर दक्षिण पूर्वी दे दिया तो ये वाला हो जाता है। उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका देता है तो ये वाला हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा देश जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में? तो नाइजीरिया, ठीक है। आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ। तीसरा चैप्टर है, इसका नाम है जनसंख्या संगठन। क्या नाम है? जनसंख्या संगठन। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? तो जनसंख्या संगठन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, तो जनसंख्या संगठन का मतलब क्या है? तो जनसंख्या संगठन का मतलब होता है कि लोगों की संख्या यानी जनसंख्या का वर्णन करना। जनसंख्या का वर्णन करना, जनसंख्या का वर्णन करना क्या कहलाता है? तो जनसंख्या संगठन कहलाता है। अब है कि जनसंख्या का वर्णन जो करेंगे वो किस आधार पर करेंगे? तो धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, या भाषा के आधार पर, या आयु जो है वह इत्यादि के आधार पर जनसंख्या का वर्णन करेंगे। अब इसमें हम लोग को पढ़ना जो है ना वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिंगानुपात। यहाँ पे मिस टाइपिंग हुआ है, इस पे देख लीजिएगा लिंगानुपात, ठीक है ना। इसको यहाँ पे कि जनसंख्या में स्त्रियों एवं पुरुषों के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। कि जनसंख्या में स्त्री और पुरुष के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। उच्चतम लिंगानुपात वाला देश लैटविया,
ठीक है, यानी उच्चतम लिंगानुपात वाला देश कौन है? तो लैटविया है, जहाँ 100 स्त्री पे मात्र 85 पुरुष हैं। निम्नतम लिंगानुपात वाला देश कहेगा तो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, जहाँ पे 100 स्त्री पर 311 पुरुष है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव हुआ। एक बार इसको हम देख लेते हैं कि उच्चतम लिंगानुपात वाला देश, तो उच्चतम लिंगानुपात वाला देश कौन है? तो लैटविया, यानी लैटविया में कहा जाता है कि लिंगानुपात क्या उच्च है, क्योंकि यहाँ पे मात्र 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे पुरुष की संख्या कम है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर निम्नतम अगर बात करें कि निम्नतम लिंगानुपात वाला देश, तो ये क्या हो जाएगा? लैटविया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैटविया। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है? तो 100 स्त्री पर 311 पुरुष है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे निम्नतम कहेगा तो लैटविया, उच्चतम कहेगा तो फिर आप याद रखिएगा, सॉरी, उच्चतम कहेगा तो लैटविया और निम्नतम कहेगा तो संयुक्त अरब अमीरात। क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। चलिए, अब यहाँ पे जो है वह एक चीज आपको हम बताते हैं, लिंगानुपात मापने का सूत्र आप देखिएगा। तो भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र जो है, भारत में लिंगानुपात सूत्र ज्ञात करने का होता है स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुना 1000। वहीं विश्व में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र होता है पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या गुना 1000। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि उच्च, ठीक है, उच्च लिंगानुपात वाला देश, तो उच्च लिंगानुपात वाला देश कौन है? तो लैटविया है। निम्न लिंगानुपात वाला देश, तो निम्न लिंगानुपात देश कौन है? तो संयुक्त अरब अमीरात। क्लियर? चलिए, ठीक। देखो, अब अगला पॉइंट है आयु वर्ग। इसका संबंध। तो देखो, सबसे पहले मतलब आयु वर्ग में 3 गो श्रेणी होता है, एक 0 से 15, एक 15 से 59, एक 60 से अधिक। तो 0 से 15 में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें आश्रित जनसंख्या होती है। ठीक है, 0 से 15 में जो होती है वो क्या होती है? आश्रित, या अपने माता पिता पर जो क्या होते हैं? वह आश्रित होते हैं पढ़ाई के लिए, खाना पीने के लिए। और इसमें जो है वो बच्चे शामिल होते हैं। 0 से 15 में कौन शामिल होता है? बच्चे शामिल होते हैं। अब एक आपका आता है 15 से 59। तो 15 से 59 में जो आपका कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, और इसमें जो ना मतलब जो देश के विकास में योगदान करने वाले लोग होते हैं। तो बच्चे किस में शामिल रहेंगे? बच्चे जो 0 से 15। कार्यशील की अगर हम बात करें, कार्यशील जनसंख्या, तो 15 से 59। अगर 60 से अधिक की बात करेंगे, यानी वृद्ध की बात करेंगे, वृद्ध यानी बूढ़े, तो ये 60 से अधिक में आएंगे। ठीक है, चलिए, देखिए अब यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आयु लिंग पिरामिड। तो आयु लिंग पिरामिड करता क्या है? तो आयु एवं लिंग के आधार पर जनसंख्या का वर्णन करता है। यानी आयु एवं लिंग के आधार पर, यानी पुरुष है या स्त्री है, ठीक है ना, इसके आधार पर और उसकी उम्र के हिसाब से वह जनसंख्या का वर्णन करता है। आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे? तो पुरुष एवं महिला के जनसंख्या से। ठीक है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे? तो पुरुष एवं महिला के जनसंख्या से। तो आयु लिंग पिरामिड 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। एक आपका विस्तारित होती जनसंख्या। तो विस्तारित होती जनसंख्या किस देश में? तो बांग्लादेश में, नाइजीरिया में, मेक्सिको में। और इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? त्रिभुजाकार। आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये क्या है? तो ये आपका विस्तारित होती जनसंख्या।
इसी को हम क्या कहते हैं, विस्तारित विस्तारित होती जनसंख्या। देख रहे हैं, ये आपका बायां भाग हो गया, ये आपका दायां भाग हो गया। तो बायां भाग में पुरुष है और दायां भाग में स्त्री है, ठीक है। दायां भाग में स्त्री है और बायां भाग में पुरुष है, इसको आप याद रखिएगा। यानी जनसंख्या पिरामिड जो है वो पुरुष एवं मतलब महिला की जनसंख्या से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। तो विस्तारित होती जनसंख्या कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो बांग्लादेश, नाइजीरिया, मैक्सिको। इसका आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार। स्थिर जनसंख्या का आकार तो ऑस्ट्रेलिया पाई जाती है, इसका आकार कैसा है, तो घंटी के आकार का है। कैसा आकार है, घंटी के आकार का है। ह्रासमान जनसंख्या की बात करें तो ह्रासमान जनसंख्या जापान में पाया जाता है, इसका आधार संकीर्ण और शीर्ष क्या होता है, शून्याकार होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन आपका विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या है, ठीक है ना। विस्तारित होती जनसंख्या बांग्लादेश, नाइजीरिया, मैक्सिको और इसका आकार त्रिभुजाकार। स्थिर जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में, इसका आकार जो है घंटी के आकार का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है, यानी किस देश का लिंगानुपात जो सबसे कम है, ठीक है। सबसे कम किसका है, तो संयुक्त अरब अमीरात का है। यानी यहाँ पे औरतों लिंगानुपात कम कहने का मतलब है जहाँ पे महिला की संख्या क्या है, तो महिला की संख्या जो वो कम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना कि 100 स्त्री पर जो कितना 311 पुरुष है, तो महिला की संख्या कहाँ कम है, संयुक्त अरब अमीरात में। अगर लिंगानुपात अगर अधिक कहता ना, अधिक, ये आपका लैटविया में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, लैटविया में। इसका जनसंख्या वृद्धि भी क्या है, वो आपका निम्न है। चलिए, किस आयु वर्ग में बच्चे शामिल होते, तो बच्चे 0 से 15 में। विस्तारित होती जनसंख्या का आकार, तो ये आपका त्रिभुजाकार। तो यानी विस्तारित होती जनसंख्या कहाँ कहाँ, तो याद रखिएगा बांग्लादेश, मैक्सिको और नाइजीरिया, ठीक है। उसके बाद से विस्तारित होती जनसंख्या हो गया। अगर इसमें अगर स्थिर पूछेगा कि स्थिर जब आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। और इसका आकार जो है घंटी के आकार का हो जाएगा, घंटी के आकार का। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग में वृद्ध जनसंख्या शामिल होती है, 60 से अधिक। आयु लिंक पिरामिड के संबंध है तो पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर दिया जाएगा पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश में स्थिर जनसंख्या, तो स्थिर जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में। इनमें से किस देश में ह्रासमान जनसंख्या पाई जाती है, तो ह्रासमान जनसंख्या जापान में। और इनमें से किस देश में विस्तारित होती जनसंख्या पाई जाती है, तो ये नाइजीरिया, ठीक है ना, नाइजीरिया। उसके बाद से बांग्लादेश और मैक्सिको, ठीक है। तो ये आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसको ध्यान। 4 चैप्टर में आपका मानव विकास के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, मानव विकास के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, यानी आपका 1 2 3 चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा चैप्टर को हम लोग अध्ययन करेंगे मानव विकास के बारे में। तो सबसे पहले एक चीज है कि मानव विकास किसे कहते हैं, ठीक है। तो मानव विकास किसे कहते हैं, तो याद रखिए कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में, ठीक है ना, जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है, कि जब किसी मतलब व्यक्ति के जीवन में क्या गुणात्मक परिवर्तन, तो उसमें क्या कहते हैं, मानव विकास, ठीक है। यानी यहाँ से कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि मानव विकास का अर्थ क्या है, तो गुण में धनात्मक परिवर्तन, ठीक है। नहीं, जब किसी के व्यक्ति के गुण में धनात्मक परिवर्तन होता है तो हम क्या कहते हैं, तो मानव विकास। उच्च मानव विकास वाला देश कौन है, तो नॉर्वे। और राज्य कौन है, तो केरल है, ठीक है। यानी अगर क्वेश्चन पूछेगा कि किस देश का जो है मानव विकास उच्च है, तो नॉर्वे। और कौन सा देश जो है वो उच्च मानव विकास वाला राज्य है, तो फिर आपका केरल, ठीक है। देश कहेगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्वे। और राज्य कहेगा तो क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। मानव विकास का अर्थ क्या होता है, गुण में धनात्मक परिवर्तन। देखो, मानव विकास को मापने के लिए जो है एक मानव विकास सूचकांक बनाया गया था। मानव विकास के मापन के लिए जो है वह क्या बनाया गया था, तो मानव विकास सूचकांक बनाया गया था। और मानव विकास सूचकांक कब बनाया गया था, 1990 में। यानी पहला मानव विकास संबंधित पहला रिपोर्ट जो है, पहला रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था, तो 1990 में।
ये किसके द्वारा बनाया गया था? डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। अब ये डॉक्टर महबूब उल हक जो थे वो पाकिस्तान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो पाकिस्तान के निवासी थे। उसके बाद से मानव विकास सूचकांक में क्या किया जाता है? तो प्रत्येक देश को 0 से 1 के बीच अंक दिया जाता है, ठीक है ना। कितना? 0 से 1 के बीच अंक दिया जाता है। जिस देश का स्कोर 0 के पास होता है तो समझिए कि वह निम्न मानव विकास को दर्शाएगा, और जिस देश का स्कोर अगर 1 के पास होता है तो वो आपका उच्च मानव विकास को दर्शाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट। देखो, तो मानव विकास रिपोर्ट जो है वह रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम लोग UNDP कहते हैं, यानी जो मानव विकास रिपोर्ट है, कौन सा देश 1 पर है, कौन सा देश 2 पर है, इसको कौन जारी करता है? तो UNDP। कौन जारी करता है? UNDP। तो UNDP ने अपना पहला रिपोर्ट कब जारी किया था? 1990 में, जब मानव विकास सूचकांक बनाया गया था। तो यहाँ पे वही पॉइंट है कि मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट डॉक्टर महबूब उल हक के निर्देशन में बनाया गया था। कब? तो 1990 में। और उच्च मानव विकास वाला देश कहेगा तो क्या हो जाएगा? तो आपका नॉर्वे हो जाएगा। डॉक्टर महबूब उल हक एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्र के विद्वान थे, ठीक है। डॉक्टर महबूब उल हक किस विषय के? तो अर्थशास्त्र विषय के विद्वान थे। अगला पॉइंट है, डॉक्टर महबूब उल हक के डॉक्टर मित्र जो थे उनका नाम क्या था? डॉक्टर अमर्त्य सेन। क्या नाम था? डॉक्टर अमर्त्य सेन। ये भी अर्थशास्त्री थे, लेकिन ये जो थे ना वो समझो कि भारत से थे। कहाँ से थे? भारत से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये महबूब उल हक के क्या किए थे? वो 60 दिए थे, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा। अब हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय मानव विकास, यानी ऐसे समझो कि अब जो है ना भारत के लिए भी तो कोई ना कोई रिपोर्ट जारी करता हुआ, तभी ना हम बताएं कि केरल का जो मानव विकास सूचकांक है वो अधिक है। तो भारत के लिए कौन जारी करता है? तो एक नीति आयोग। किसके द्वारा? तो नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुआ था, शुरुआत हुआ था, आप कह सकते हैं लागू हुआ था 1 जनवरी 2015 में। कब? 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। अब कहिए कि सर जब नीति आयोग नहीं था तो इसके पहले कौन करता था? तो नीति आयोग के स्थान पर पहले योजना आयोग चलता था। कौन चलता था? योजना आयोग। तो योजना आयोग कब बना था? तो 1950 में बना था। कब बना था? 1950 में, ठीक है। अध्यक्ष पूछेगा, चाहे योजना आयोग का पूछे चाहे नीति आयोग का, तो समझो कि इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग आकर 2014 में जो इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। इसका स्थान कौन ले लिया? तो नीति आयोग ने ले लिया, ठीक है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मानव विकास रिपोर्ट है ना, वह विश्व के लिए UNDP जारी करता है। कौन? UNDP। और भारत के लिए कौन जारी करता है? तो भारत के लिए नीति आयोग जारी करता है। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, पहले नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग कार्य करता था, जो अभी आपको समझाया। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में, परंतु 2014 में से क्या कर दिया गया? तो भंग कर दिया गया, और इसका स्थान जो है नीति आयोग ने ले लिया, जो कि 1 जनवरी 2015 से कार्यरत है, ठीक है। योजना आयोग का या नीति आयोग जो है उसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और मानव विकास सूचकांक में भारत के राज्यों में केरल जो है केरल की कोटि क्या है? वो उच्चतम है। अगर देश कहेगा किस देश की कोटि उच्चतम है? तो देश कहेगा तो नॉर्वे। अगर राज्य कहेगा तो राज्य में क्या हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन तक पहुंच। याद रहेगा, मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र कौन सा है? तो मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। मानव विकास का आधार या स्तंभ या घटक आएगा तो समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण, उत्पादकता। ये सब क्या है? मानव विकास का आधार, स्तंभ या घटक है। मानव विकास के उपागम की बात करें तो एक आपका आय उपागम है, जो सबसे पुराना उपागम है, ठीक है ना। फिर कल्याण उपागम है, क्षमता उपागम है, और एक और आपका उपागम हो गया, यानी 4 उपागम में से आपका सबसे पहले आय उपागम,
कल्याण उपागम, क्षमता उपागम। तो आय उपागम के बारे में एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, सबसे पुराना उपागम है। एक आपका चौथा जो आपका आधारभूत आवश्यकता उपागम है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जो से बनाया गया था, और इसमें 6 आवश्यकता की चीजें शामिल किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी से देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पॉइंट में कि मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है। तो मानव विकास की अवधारणा जो किस विद्वान की देन है, तो डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया था, तो डॉक्टर महबूब उल हक। नहीं देगा तो इनके मित्र का नाम था अमर्त्य सेन, जो भारत के अर्थशास्त्री थे, तो इस पे आप टिक आउट कर सकते हैं। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है, तो नॉर्वे का। अगर राज्य कहता तो क्या जाता, केरल हो जाता। चौथा नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के मूल निवासी थे, तो ये पाकिस्तान के। इस विषय का विद्वान थे, तो अर्थशास्त्र विषय का विद्वान थे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर महबूब उल हक मानव विकास सूचकांक को कब निर्मित किया था, 1990 में। या फिर पहला रिपोर्ट यूएनडीपी ने अपना पहला रिपोर्ट कब पेश किया था, तो यूएनडीपी ने अपना पहला रिपोर्ट जो 1990 में। दोनों का आंसर 1990 होगा। डॉक्टर महबूब उल हक के घनिष्ठ मित्र कौन थे, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जो भारत से थे। डॉक्टर महबूब उल हक थे क्या थे, तो एक अर्थशास्त्री थे। निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम वर्णन है, तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। आपको बताएं कि विकास का अर्थ क्या है, तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन उच्च मानव विकास वाला है, तो नॉर्वे। इनमें से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन तो पहुंच। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। इन मूलभूत क्षेत्र जो है ना, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन तो पहुंच, इनमें से सभी हो जाएंगे। इनमें से कौन मानव विकास के स्तंभ है, स्तंभ का है या फिर आधार भी कह सकता है, तो समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कौन मानव विकास का उपागम है, तो आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना उपागम है, तो सबसे पुराना आय उपागम। निम्नलिखित में से किस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था, तो आधारभूत आवश्यकता उपागम। इसमें कुल 6 न्यूनतम आवश्यकता को शामिल किया था। कितने, 6। 15 नंबर है कि आधारभूत आवश्यकता उपागम में कुल कितने आवश्यकता की पहचान की गई, तो 6 आवश्यकता की। विश्व का कौन सा एक ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है, तो आपका भूटान। ठीक है, तो ये आपका 1 से लेकर 4 तक हम लोग भाग 1 में भूगोल का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में। ठीक है, और पार्ट 2 में जो हम लोग टोटल जो वो 5वां, 6ठा और 7वां, इन 3 अध्याय को हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है।